बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, वतन अजीज़ में इस वक्त स्मोक क्राइसिस जो है वो एक आजमाइश बनता जा रहा है। ना सिर्फ इससे आवाम की सेहत बल्कि रोज़मर्रा की जो मामूलाती ज़िंदगी है शदीद मुतासर हो रहा है। और जो आलूदगी के हवाले से जो इंडेक्स है उसमें लाहौर इस वक्त सर फहरिस्त आ रहा है। एयर क्वालिटी के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 1100 से तजावुज़ कर चुका है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। इस वक्त सीएम पंजाब इन्हीं तमाम मसाइल को समझते हुए बड़ा एक्टिव रोल इन एक्शन हुई है कि स्मोक को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। इसलिए तारीख में पहली बार जो है स्मोक को लेकर संजीदा और मुस्तकिल बुनियादों पर जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने मास ट्रांजिट विजन को आगे बढ़ाया है। सेहत के हवाले से बहुत अवेयरनेस दी जा रही है। मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है और साथ साथ जो फसलों की बाकियात को जलाने का जो कानून है उसको भी तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन, ये सब जानते हैं कि इस वक्त जो है स्मोक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस द बोर्ड जो है भारत का भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। और सीएम पंजाब का जो इनिशिएटिव है उसको इंडियन एक्सप्रेस जो उनका इदारा है भारत का, उसने भी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा जिस तेज़ी के साथ काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर इस वजह से कि वो चाहती हैं कि भारत के साथ एक इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी का आगाज़ किया जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला में स्मोक आ रही है, खुसूसी तौर पर लाहौर में, वो भारतीय पंजाब जो है वहाँ से आ रही है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर जो फसलें हैं और जो कचरे हैं उनको जलाया जाता है, साथ साथ वहाँ पर जो आतिशबाजी की जाती है, उनके जो त्यौहार होते हैं उस पर, उसको भी एक वजह करार दिया जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान ये बात नहीं कर रहा, ये तवज्जो नहीं मबजूल करा रहा, बल्कि अब तो आलमी मीडिया भी इस बात को इंडोर्स कर रहा है। मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, मल्टीनेशनल का जो चैनल्स हैं, वो तमाम इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि दिल्ली की जो आलूदा है उसने फ़ज़ा को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, जिससे लाहौर जो है बहुत इफेक्ट हो रहा है। सो बात करेंगे इस वक्त भारत के साथ हमारी जो इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी है वो कितनी ज़रूरी है। भारत जब तक मिलकर इकदाम नहीं उठाएगा तब तक ये मसला हल नहीं हो सकेगा। अपने पैनल का तारुफ करा दूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगे अभिषेक जहा, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ ज्वाइन किया आपने। हमारे साथ मौजूद हैं आफिया सलाम साहिबा, जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। वेलकम कहते हैं आफिया आपको भी। अभिषेक, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि यकीनन ये जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज को हम बात जब भी करते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी मुतासर नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया अब इस चीज़ को, इसका इदराक कर रही है। इसको यकीनन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्लाइमेट चेंज सबके लिए जो एक थ्रेट बन करके आ रहा है। स्पेसिफिकली स्मोक के हवाले से बात करूँगी कि ये जो स्मोक है ये भारतीय पंजाब की तरफ से हमें ज़्यादा आता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते ख़तरात को मिलकर हल करना चाहिए। भारत इस हवाले से क्या इकदाम ले रहा है? वेल देखिए, यहाँ पर दो बातें मैं शुरुआत में कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये बड़ा ही एक गंभीर मसला है जो कि दोनों देशों के लोग ख़ास तौर पे डायरेक्टली उससे डील कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों। और इस तबके को सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा परेशानी भी होती है बच्चों को और बुज़ुर्गों को, ख़ास तौर पे इस एयर पॉल्यूशन में। लेकिन एक बहुत आयरनी है कि ये जो पूरा मसला है, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में, ये नवंबर से लेके जनवरी, ये जो 3 महीने होते हैं, इन्हीं दिनों में काफ़ी ज़्यादा इस पर बातचीत होती है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो। और बाकी के जो 10 या 8 महीने बचते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कोई प्लान हमें दिखता नहीं। कम से कम मीडिया में हमने ऐसा कभी कुछ खास होते हुए देखा नहीं। वो फाइलें बहुत स्लो हो जाती हैं। तो पहली बात है कि अगर आप इश्यूज़ को सीरियसली ले रहे हों, तो दोनों देशों में जो उनके लीडरशिप है उसको बहुत सीरियसली इसको कॉन्स्टेंटली परस्यू करना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। तब जाके कम से कम ये सिर्फ 4 महीनों की जो एक का जो एक जोश दिखता है क्लाइमेट को लेके, वो एक सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, निश्चित तौर पे ये जो पूरा मसला है ये क्लाइमेट का, चाहे स्मॉग का कहें, तो ये तो किसी टेरिटोरियल बाउंड्री का मोहताज नहीं है। ये निश्चित रूप से पाकिस्तान से इंडिया हो, इंडिया से पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उनको ट्रांसेंड करता है, उनके बियॉन्ड जाता है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि दोनों देशों को जब इस चीज़ से वो गुज़र रहे हैं, इस चीज़ से वो परेशान हो रहे हैं, तो इसका मसला भी उनको मिल बैठकर ही निकालना पड़ेगा। हम्म। और अभी हमने हाल के दिनों में देखा था कि दुनिया भर में जिस तरह से कोविड के दरमियान डिफरेंसेस के बावजूद पूरी दुनिया के सब देशों ने, चाहे कितना भी उनमें अलग-अलग मसलों को लेकर डिफरेंस हो, लेकिन एक ऐसी जो पैंडेमिक लेवल पे सिचुएशन थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा उनमें एक यूनिटी थी और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो आगे बढ़े भी। और मैं कहूँगा कि कामयाबी भी मिली कोविड से लड़ने में दुनिया को, हम्म। सिर्फ यूनिटी की वजह से। तो क्लाइमेट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी एक देश या एक स्टेट के आगे बढ़ने से नहीं होगा। हर देश को उसकी प्रायोरिटीज़, उनके जो
जो मसले हैं उसको साथ में रखते हुए एक कॉमन सॉल्यूशन कैसे हो, इस पर अभिषेक काम करना अभिषेक होगा। इसी वजह से सीएम पंजाब साहिबा ने मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा कर रही हैं। ना सिर्फ सूबे के अंदर प्रोविंस के अंदर हम इकदामात ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि भारत भी इस चीज़ को जो है वो एड्रेस करे। सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के अखराज के ममालिक में सर फहरिस्त है। साथ साथ अगर आप बात करें कि वहाँ पे जो भारत में जैसे दिल्ली आपका और कोलकाता जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर है, लाहौर पहले नंबर पर है। तो इशू तो आप लोगों के मतलब देश में भी बहुत ज्यादा है, तो भारत इसको जी, उस तरह बिल्कुल। कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मेरा ख़्याल है देखिए ये जो पूरे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान हो, चाहे साउथ जो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं। हम सब ने एक जो डेवलपमेंट गोल है वो काफ़ी लेट में शुरू किया है और चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, इनमें बहुत ज़्यादा एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है। हमारी टेक्नोलॉजीज़ थोड़ी पुरानी है, फाइनेंसेस के इश्यूज़ हैं क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशंस भी आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। उनके पास उतने फाइनेंशियल या उतनी हाई एंड टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे आप एमिशन को कंट्रोल कर सके। तो ये तो मसले ज़रूर हैं जो फंडामेंटल लेवल पर हमारी इंडस्ट्रीज को एक हैवी ग्रीन हाउस इमिशन जो इंडस्ट्रीज हैं वो बनाते हैं। तो इसके लिए तो एक कलेक्टिव अप्रोच चाहिए होगा कि जहाँ पर फिनांसेस हैं वो वहाँ से फिनांसेस लेकर आए। अगर इंडिया के पास कोई एक बेस्ट प्रैक्टिस है किसी चीज़ को हैंडल करने को लेके, जैसे कि पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर को लेके काफ़ी ज़्यादा इंडिया में काम हुआ ताकि जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं या जो लकड़ियाँ जला के घरों में आग जलाई जाती थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया गया है पिछले 8-10 सालों में। फिर जो पाइप नेचुरल गैस है, वो शहरों में काफ़ी ज़्यादा बिछाई गई है। हम्म। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है ताकि जो डीज़ल इंजन्स हैं, उन पर काम कम हो, चाहे जो कोल जो प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट है, उन पर डिपेंडेंस कम हो क्योंकि एनर्जी तो चाहिए। हम्म। आपको एनर्जी ठीक। किसी न किसी सोर्स से तो लानी पड़ेगी, चाहे बड़ी अच्छी पाकिस्तान हो, बात चाहे की इंडिया का आपने। इंडिपेंडेंस हो। आपका आपकी हुकूमत जो है, आपका मुल्क जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन सर इशू यहाँ पर यही आ रहा है कि इस वक्त जो जितना हेल्थ इश्यूज बनते जा रहे हैं, ये स्मोग बिल्कुल, खुसूसन मीथेन गैस जो है, आपके अपने भारत में बिल्कुल। हर साल 1 लाख बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। सवाल वही आ रहा है कि अगर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो ये कैजुअल्टीज क्यों इतनी ज्यादा हो रही है, स्पेशली बच्चों के लिए। वही जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, एक तो जो हमारी लीडरशिप है, अभी जैसे दिल्ली हो, चाहे देश के जो अलग-अलग हिस्से हैं, वहाँ भी जैसे स्मॉग का लेवल बढ़ेगा 400, 500, 600, 800, 2-3 साल पहले तो यहाँ भी 1000 के लेवल को क्रॉस किया था, जो कि हैज़ार्डस था और जिसके बाद जो मीटर्स होते हैं नापने के, उनकी भी कैपेसिटी करीब 999 तक है, तो उसके बियॉन्ड वो भी नाप नहीं रहे थे। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है करीब 1100-1200 के आसपास कई बार वो पीएम 2.5 का लेवल पहुँचा है। तो ये जो लीडरशिप जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है इन 4 महीनों में ठंड के दौरान, हम्म। तो हमें ज़रूरत है कि इस जोश को वो कायम रखें अगले 10 महीनों तक भी हम्म। ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको लागू किया जाए। हम्म। क्योंकि डिसीजन हमें लागू करने पड़ेंगे मार्च से लेकर अगस्त तक, तभी उसका असर हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा। हम्म। तो ये तो एक पहली बात है कि डिसीजन को लागू करना है। हम्म। दूसरी बात ज़रूर है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसा मैं कह रहा था और आपके यहाँ भी, उनको हम कैसे इंडस्ट्रीज़ को कम फाइनेंसेस दे सकते हैं, सब्सिडाइज़ तौर पे दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जो स्टबल बर्निंग होती है, जो किसान अपनी फसल के जो बचे हिस्से को जलाते हैं, जल्दी से दूसरी फसल उगाने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए उसको फिर कंडेंस करके उसको थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में लगाया जाने लगा। तो इससे थोड़ी बहुत तो राहत मिली है। इतना ही नहीं, किसानों को जो हम्म। स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, उस पे सब्सिडी दी गई ताकि वो जल्दी ठीक। से जल्दी जो खेतों की जो बची चीज़ है उसको उसका निपटा के मतलब अगली फसल मतलब अभिषेक को इसी लगा में पाएँ। इसी में एक चीज ऐड कर लीजिए सर, कि हमारे यहाँ तो पाबंदी लगाई जा रही है, जो फसलों की बाकियात है उसको जलाने पे हम अपने लॉज भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो इसमें करप्ट लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या भारत इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले रहा है? देखिए, यहाँ बाय लॉ तो ये चीज़ प्रोहिबिटेड है कि आप खेतों में पराली नहीं जला सकते और गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, आप देखेंगे लोग अरेस्ट भी होते हैं और फाइन भी लगते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मतलब लाखों हेक्टेयर की ज़मीन है, वहाँ पर आप घर गाँव के अंदर-अंदर जाकर आप हर खेत की निगरानी नहीं कर सकते। तो थोड़ा तो एक पब्लिक में भी कॉमन गुड के लिए एक अवेयरनेस आनी ज़रूरी है कि ये चीज़ हम्म। जो धुआँ वो पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अमृतसर से जो धुआँ पैदा होते हैं, वो दिल्ली तक आता है। ठीक करीब है। 500 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ठीक है। और पूरे रास्ते में भी खेत हैं। तो और यही हाल आपके साइड में भी होता है। तो एक तो कॉमन अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा, उनको मजबूरी में इसे जलाना ना पड़े चोरी-छुपे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्योंकि हर किसान उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो
खुद अपने पैसे खर्च करके इक्विपमेंट लेगा और उससे वो अपनी जो खेतों की जो पराली है, चाहे स्टबल है, उससे निपटारा लेगा। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव चाहिए, एक अवेयरनेस चाहिए। दूसरी लेकिन बात, जो सरकारें हैं वो लगातार 12 महीने इस पर काम करें, तो शायद हमें 1 से 2 साल में इसका रिजल्ट सर भी ज़मीन पर देखने को हमने मिले। तो अब तहैया कर लिया है, हमारे पंजाब हुकूमत ने तो बिल्कुल, तहैया कर लिया है कि अब ये परमानेंट इसका सोल्यूशन होना चाहिए। ये सिर्फ 3 महीने बिल्कुल, के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि 12 महीने, बल्कि परमानेंट इसका बिल्कुल। एक सोल्यूशन हो। लेकिन सर यहाँ पर हम जिस तरह इनिशिएटिव ले रहे हैं, ग्रीन लॉकडाउन हमने कर दिया है, आप लोगों के साथ भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि मिल के भारत और पाकिस्तान जो है, क्योंकि देखिए भारतीय पंजाब से ज्यादातर जो है वो फजा आलूद हो रही है, लाहौर इफेक्टेड हो रहा है। आपके बिल्कुल, एक और बिल्कुल। मसला भी अभी है वो सर, इस प्लास्टिक की आलूदगी भी आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा है। सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक का फजला जो है वो पैदा किया जाता है। ये तमाम चीजें जो है ये यही एनवायरनमेंट को आलूदा कर रही हैं। बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है, जैसे मैं बात भी कर रहा था कि जब हमारे यहाँ भी जो लेवल 500-600 तक बढ़ता है, तो बड़ा एक इन्होंने एक ग्रेडेड सिस्टम रखा हुआ कि इतने लेवल तक अगर पॉल्यूशन पहुँच गया, तो फिर आप कंस्ट्रक्शंस के काम बंद कर देंगे। इसके बाद फिर डीज़ल गाड़ियाँ बंद हो जाएँगी। इसके बाद फिर स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। तो एक ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने रखी हुई है कि ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा दिया जाने लगता है। लेकिन मसला वही है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो चीप आते हैं। जो कॉमन मैन है, चाहे वो किसान हो, चाहे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, वो उन्हें लगता है कि सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ते रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके और सस्ते प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन ये लंबे समय में आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके क्लाइमेट को जी। गंदा कर रहा है, और जिसका खामियाजा आप तो शायद ना भुगते, लेकिन आपके बच्चे भुगतेंगे। तो ये जो एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है, ये मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरी है। और ऑफ कोर्स, जैसा आप भी कह रही हैं कि सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उसको बहुत ही एग्रेसिव ठीक तरीके है। से ले, चल, और ये बहुत जरूरी है। अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। अब आपने हमारे साथ ज्वाइन किया सर। बड़ी अच्छी बातें तो हुई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि भारत के जो अंदरूनी मामलात है, जिससे स्मोक जो है वो पंजाब की तरफ और बिलखुसूस लाहौर की तरफ कन्वर्ट हो रही है हवा के जरिए, उसको एड्रेस करे। और हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो तो यकीनन इनिशिएटिव ले रही है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक रोशन कल के लिए जागो आज, हर रोज एक नया दिन, एक नया आगाज, एक नई इब्तिदा। सेहतमंद बातें और तंदुरुस्त मशवरे, शानदार लोग, जानदार बातें, आपके हर दिन को खास बनाने के लिए, मनचाहे मेहमानों से आपको मिलवाने के लिए, राइजिंग पाकिस्तान एक नए अंदाज में, कुछ नए दोस्तों के साथ हम ला रहे हैं आपके लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो लाहौर है वो फ़ज़ाई आलूदगी में इंडेक्स में नंबर 1 पर आ गया है, और जो सीएम पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, ये बहुत ज़्यादा इस मैटर को लेकर सीरियस भी हैं। और जिस तरह हम तारीख में पहली बार देख रहे हैं कि मुस्तकिल और संजीदा बुनियादों पर जो इसका हल तलाश किया जा रहा है। स्मोक पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इस बार या आने वाले जो फ्यूचर में प्लानिंग है उस हवाले से भी हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करा दूँ। आफिया सलाम हमारे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीजी इन्वायरमेंट मोहम्मद इरफान तारिक। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। आफिया, जिस तरह हम देख रहे हैं कि स्मोक का एक इशू बड़ा ही संजीदा है और इसको जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है, आप क्या समझ रही हैं कि स्मोक के इंटरनल जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन सी हैं? स्मॉग के जो अवामिल हैं वो तो अब हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी हुई है। और आई नो कि इससे पहले भी जो बातचीत हुई है उसमें काफ़ी हद तक जो मलबा डाला गया है इस मसले का वो किसानों पे डाला गया है, और उनके जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है उसके बर्निंग की वजह से है। लेकिन अगर आप इसका पाई चार्ट निकालें, और मुख्तलिफ पाई चार्ट इसके बने हुए हैं स्मॉग के हवाले से, तो आप देखेंगे कि जो वेहिकुलर फ्यूल एमिशंस हैं वो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
सो उसकी तरफ तवज्जो हमें बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। मेरा ख्याल है मास ट्रैवल ट्रांजिट विजन गवर्नमेंट, जो है मरियम नवाज साहिबा का, वो इसी सिलसिले में है। ये अभिषेक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये स्मॉग का सीजन शुरू होने से पहले अवामिल जो हैं उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत देखिए है, आफिया, इस मुल्क में एक क्रॉस छोटा बाउंड्री कोऑपरेशन आफिया की जरूरत इस है। मुल्क में एक अलमिया जी। ये रहा है कि यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ना, उसने किसी भी प्रोडक्टिव पॉलिसी को चलने नहीं दिया। मैं जो बार बार बात कर रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा इस बार मतलब कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ आई हैं। वो ये नहीं देख रही है कि वो हुकूमत में कब हैं कब नहीं है। वो चाहती हैं कि ऐसी पॉलिसी रहे जो आगे तसलसल के साथ चलती रहे, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। मैं बात करूंगी इरफान साहब से। इरफान साहब, हम जब भी बात करते हैं स्मोक के हवाले से तो यकीनन एक थ्रेड हमें नज़र आ रही है, लेकिन बड़ी अच्छी बात की आफिया ने भी कि इस वक्त जो फ्यूल है वो एक हमें मेजर कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, जो स्मोक है। अब जितना भी हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो इकदाम लिए जा रहे हैं, उसमें तमाम व्हीकल्स को जो है वो ई पे कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से बात की जा रही है। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इससे फौरी इम्पैक्ट क्या आएगा? आपने बहुत सही तरफ निशानदेही की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मास ट्रांसपोर्ट, डिस्करेजिंग इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट, और इसके साथ ही फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करना, ये चंद एक चीजें हैं जो कि बहुत अरसे से हमारे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट एजेंडा पे हैं। अब मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसमें अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इस मसले पे सब इकट्ठे हैं इस माहौल की बेहतरी के लिए, और इसको अब इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इरफान साहब, अब किस तरह हम इस तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे? जो ग्रीन लॉकडाउन है ये टेम्पररी एक सोल्यूशन है, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन मरियम नवाज साहिबा ले रही है उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, जिस तरह अभी आपने बात की कि हमें अपने इर्द गिर्द भी देखना है और मुल्कों के साथ कोलैबोरेट भी करना है, उससे भी अगर मैं ये कहूँ ज़रूरी होगा कि हमें अपने घर को भी साफ करना है जी। और उसके लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, मेरी नज़र में उन इक़दामात के बगैर हमारे पास कोई और सलूशन नहीं है, और उन इक़दामात को अब फुल फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिस तरह अभी आपने प्लास्टिक बैग की बात की, आपने गाड़ियों की बात की, ये मुफ्त कचरा जलाने की बात की, ये फसलों का जो बाकियात हैं उनको जलाने की बात की, ये सब चीजें अब हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल अगर हम इसको ठीक है। नहीं साफ करेंगे, या हमारी सेहत पे, बच्चों पे, हर चीज पे, माहौल पे इम्पैक्ट होगा। यकीनन से दो राय नहीं है इसमें कि हमें जो है इस वक्त कोई होलिस्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे यूएस इलेक्शन की, और जिस तरह रिपब्लिकन के उम्मीदवार और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। क्या वजूहात रही उनकी जीत की, इस पर डिटेल बात होगी इस ब्रेक के बाद। खबर اقرأ باسم ربك الذي خلق. वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अवाम ने गैर मामूली मैंडेट देकर कामयाब करार दे दिया है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा है। बहुत शुक्रिया जौहर साहब। साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर अवैस तौहीद साहब, आप जर्नलिस्ट हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के। अवैस तौहीद साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। जौहर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं ट्रंप की जीत कितनी कंट्रोवर्शियल नज़र आ रही है और कितनी डिवाइसिंग नज़र आ रही है आपको इस वक्त? जी, इस बार इतनी कंट्रोवर्शियल तो नहीं है बिकॉज वो बहुत ही क्लियर मैंडेट के साथ जीते हैं इस बार तो बल्कि ये हुआ है कि पिछले कई इलेक्शंस में
जो है रिपब्लिकन्स वो पॉपुलर वोट में पीछे होते थे डेमोक्रेट से। जब ट्रम्प 2016 में जीते भी थे जी। तो 30 लाख वोट उनको कम पड़ा था हिलरी क्लिंटन से, और पिछला इलेक्शन जो था उसमें उनको 70 लाख वोट कम पड़ा था बाइडन से, जबकि इलेक्शन डिसाइड हुआ था कोई 50-1,000 वोट्स जो हैं स्विंग स्टेट्स में। पर इस बार तो पॉपुलर वोट्स में भी वो 4-5 मिलियन आगे हैं। लेकिन प्रोजेक्शन ये है कि जब वो बैलेट्स आएंगे, लेट जो अर्ली बैलेट्स होते हैं, तो वो फ़र्क शायद कोई 2 मिलियन के करीब रह जाएगा। पर स्टिल वो एक साइजेबल डिफरेंस है। और दूसरी बात ये कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्टर्स, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है अमेरिका में, तो इलेक्टर में तो उनको एक वाज़े बर्तरी हासिल है, और मेरा ख्याल है कि वो 300 या 312 तक उनके नंबर्स जाएंगे इवेंचुअली, और ये एक बहुत कंफर्टेबल लीड से वो जीते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ ट्रम्प ही नहीं जीते, देखें कांग्रेस में भी उनकी पार्टी जीत गई है, सेनेट में वो जीत गए हैं, हाउस में भी उनके जीतने का चांस है। तो ये एक बहुत ही वाजे उनको जो है ना शिकस्त हुई है इस वक्त डेमोक्रेट्स को अमेरिका में, और ट्रम्प को बहुत ही एक वाजे मैंडेट मिला है। ठीक है अवैस तौहीद साहब, कंट्रोवर्शियल इन अ सेंस के हमने देखा कि उनकी जो कैंपेन चली, उस कैंपेन के दौरान उन्हें अदालतों से वर्डिक्ट भी किया गया। दूसरा ये रहा कि उनके जो पिछले टेन्योर में उनके जो फैसले थे उस पर तनकीद भी बहुत होती रही। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात रही हैं कि इतना क्लीन स्वीप करके वो जीत गए? थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो शादिया। देखिए, बहुत ही हैरत अंगेज तौर पे भी जीते हैं इस वजह से कि सारे पोस्टर्स और सारे जितने भी यहाँ पे पंडित थे वो यही कह रहे थे कि नेक एंड नेक मुकाबला होगा, और आखिर में अमरीकी सदारती जो इंतखाबात हैं उसका फैसला 7 स्विंग स्टेट यानी कि एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, इन स्टेट्स पर, नॉर्थ कैरोलिना, इन स्टेट्स पर होएगा, और नेक एंड नेक मुकाबला है। और सारे पोस्टर्स 1-2% के हवाले से किसी को लीड दे रहे थे, किसी को कम रख रहे थे, जो मार्जिन ऑफ एरर समझा जाता है किसी भी एग्जिट पोल के अंदर। तो उसके अंदर इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए और फिर उनके चाहने वालों के लिए ये एक मिरेकुलस कमबैक है। असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पे हुई जब वो पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे शादिया। फिर उसके बाद जो है जिस तरह लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ा है, तो लेकिन वो अपने पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स के साथ अमेरिका फर्स्ट और एंटी इमिग्रेशन लॉस को लेकर, इकोनॉमी को बेहतर करने के मंत्रा लेकर, और गैर मुल्की जंगें, यानी कि उनका मानना यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसने बहुत अरबों डॉलर खर्च किए, और वो अरबों डॉलर जो है, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, मिडल ईस्ट की जंग हो, या किसी के साथ भी बाहर जंग में, वो पैसा अमेरिकियों पे लगना चाहिए, अमेरिकन नेशनल्स पे लगना चाहिए, और इलीगल इमिग्रेंट्स उनका मानना है। और उनका यही इलेक्शन कैंपेन थी कि वो बोझ है इकोनॉमी पर, और उनको वो बड़ा क्रैकडाउन करेंगे उन पे। और 2016 में भी हमने देखा ट्रैवल बैन भी लगाई कुछ मुस्लिम कंट्रीज पे, मेक्सिको के साथ वॉल खड़ा करने का भी इतना बड़ा इशू बना। जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि कौन सी वजूहत बनी, मैं समझता हूँ कि जो कमला हैरिस थी वो शायद अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की उन पॉलिसीज से, और यही अब बहुत सारे स्ट्रेटजीज और पॉलिसी मेकर्स का यहाँ पे वाशिंगटन में या अमेरिका में जो मौजूद है उनका मानना यह है कि वो डिस्टेंस नहीं कर सकी। और एक इंटरव्यू के अंदर तो उनसे जब पूछा गया था कि आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ होंगी, तो उनका मेरे जहन में इस वक्त कुछ इस तरह का जहन में कुछ नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ मिडल ईस्ट की पॉलिसी को लेके थोड़ा सा डिस्टेंस करने की कोशिश की। जब उन्होंने डीएनसी के अंदर, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के अंदर, जब अपनी तकरीर के अंदर जब इशू एड्रेस किया, तो साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका को, इजराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन जो ह्यूमन सफरिंग है वो खत्म होनी चाहिए, और जंगबंदी की कोशिश भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने की। एंटोनी ब्लिंकन कई दफा खत्ते में गए, कतर और जो इजिप्ट है वो सालसी करते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक उनके लिए एक सेटबैक था कि जंगबंदी नहीं हो सकी इलेक्शन से पहले भी, और मुख्तलिफ उनकी कोशिशों के बावजूद। तो एक वजह जो है वो डिस्टेंस नहीं कर सकी, दूसरी वजह ये कि वो पल्स को महसूस नहीं कर सकी कि कितने जो यहाँ पे वोटर्स हैं, चाहे वो लैटिनोज हों, चाहे वो ब्लैक वोटर्स हों, उनके लिए इमिग्रेशन इशू या उनके लिए बढ़ती हुई इन्फ्लेशन जो है, जो ट्रंप उस इशू को लेके अपनी कैंपेन के अंदर, अपने नैरेटिव के अंदर उसको पैडल कर रहे थे, पुश कर रहे थे, वो महसूस नहीं कर सकी। और तीसरा मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है
उनकी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स और उनके जो इश्यूज को लेके खड़ा होना था उसको कामयाबी हुई। एक बड़ा सेटबैक डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए और एक बहुत बड़ी कमबैक डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी पे अब लगता है कि उनकी छाप बढ़ती जा रही है। तीसरी मर्तबा वो सदारती उम्मीदवार ठीक है। मुंतखब हुए थे तो जौहर रिपब्लिकन साहब, पार्टी आपने से। आप ट्रंप की विक्ट्री स्पीच को कैसे देखते हैं और कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है इस स्पीच में? स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मिशिगन में भी हमने देखा था कि जो अरब मुस्लिम वहाँ पे मौजूद हैं, उधर से भी उनको ज़्यादा जो है वोट मिले हैं। जी बिल्कुल ये सही कहा गया कि जो बड़ी वजूहात थी वो यही थी, क्योंकि जो वोटर्स हैं उनके इमीडिएट कंसर्न था इकोनॉमी, इमिग्रेशन, फिर एबॉर्शन भी था जिस पे कि कामला को कुछ वोट पड़े भी हैं, लेकिन इसी तरह हेल्थ केयर और क्राइम, जो बढ़ता हुआ क्राइम है अमेरिका में, ये वो इश्यूज हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है वो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया था कि सिर्फ 3% अमेरिकन को फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है इस इलेक्शन के हवाले से, और वो भी शायद वो अरब अमेरिकन थे या जो मुस्लिम अमेरिकन थे जो गजा के हवाले से एक परेशानी का शिकार थे। लेकिन इवन वो स्टेट जहाँ पे 2 लाख अरब अमेरिकन थे, मिशिगन, वहाँ पे भी हमने देखा कि आखिर में वो हार गई, और उसकी वजह ये थी कि काफ़ी सारे वो लोग जो हैं जो उनको वोट करते और उनसे नाराज़ थे, जो यंगस्टर्स थे जो गजा की वजह से या अरब अमेरिकन से या मुस्लिम अमेरिकन से, उन्होंने वोट ही नहीं किया, और वो उन स्टेट्स में पहले से वोट कम पड़ा है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से वोट कम पड़ा है, तो साफ नजर आता है कि वो जो डेमोक्रेट्स के वो वाले वोटर्स थे जो उनसे थोड़े से नाराज थे, या इनकम्पेंसी जो फैक्टर होता है एक, क्योंकि हालांकि इस वक्त ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इकॉनमी जो है अमेरिका की वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, स्टॉक मार्केट उनकी बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हिस्टोरिक लोज पे है। लेकिन पॉपुलरिज्म वाला एलिमेंट नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, इन्फ्लेशन जो सिर्फ है उसकी वो वजह थी कि उसको उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया ट्रंप ने। तो लेकिन आपने दूसरी बात की थी वो ठीक थी कि वो डिवाइसिव हैं। तो अभी उन्होंने जो स्पीच भी की है उसका आगाज बड़े अच्छे तरीके से किया कि मैं अमेरिका को हील करना चाहता हूं और मैं इंक्लूसिव करूंगा, लेकिन बाद में फिर वो अपनी जो सेम उनका वो एक टेम्पो होता है और जिस नहज पे वो ज्यादा बात करते हैं उसी पे आगे। तो डिवाइसिव तो वो प्रॉब्ली रहेंगे क्योंकि वो उनका स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो पॉपुलिज्म है, और पॉपुलिज्म बाय डेफिनेशन डिवाइसिव होता है। ठीक है। अब ऐसा वादे भी किए उन्होंने, स्पेशली मिडिल ईस्ट के हवाले से कि अमन और पायदार अमन के हवाले से काम करेंगे, नई जंगें शुरू करने के बजाय जो पिछली जंगें उसको ख़त्म करेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है? अच्छा, ये काफ़ी जाहिर बात है कि इसी पे लेके डिबेट हो रही है ड्राइंग रूम डिस्कशंस में, या पॉलिसी मेकर्स भी जिस तरह अभी हमारे रिस्पेक्टेड जो पैनलिस्ट हैं आपके, उन्होंने कहा, मुझे देखें एक वोटर टर्नआउट तो काफ़ी पड़ा है, और 82 मिलियन तो अर्ली वोटिंग जो होती है उसके अंदर पड़ गए थे, 8 करोड़ से ज़्यादा। और दूसरी जानिब जो स्विंग स्टेट्स का था उसके अंदर जब 4 स्टेट्स के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को कामयाबी हुई, यानी कि एरिज़ोना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, तो उसके बाद मिशिगन की या जो मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स थे, या जो पैलेस्टीनियन अमेरिकन वोटर्स थे, या लेबनीज अमेरिकन वोटर्स थे, उनकी जो बड़ी तादाद थी उसकी वो सिग्निफिकेंस मिशिगन की इतनी नहीं रही जब इलेक्शन जाहिर बात है वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। लेकिन कल की स्पीच में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी प्रोमिसेस हैं उनको फुलफिल होना चाहिए जो प्रॉमिस किए, और उनकी जो मुलाकातें हुई हैं मिशिगन के अंदर, जो मुसलमान रहनुमा थे, जो कुछ नाला थे डेमोक्रेटिक पार्टी की जंगबंदी नहीं हो सकी और जंग वो बंदी चाह रहे थे, और फिर एक जो तीसरी उम्मीदवार हैं उनको भी वोट पड़े हैं, ग्रीन पार्टी की डॉक्टर स्टाइन, जिल स्टाइन, उनको भी वोट पड़े हैं। तो जाहिर बात है कि अब अगर शादिया हम इसको देखें कि मीडिया के अंदर, अमेरिकन मीडिया के अंदर जो मैंने महसूस किया वो ये कि जो डोमेस्टिक इश्यूज थे वो इक्लिप्स कर गए फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज। अब सीधी मसला है कि बहुत बड़े इश्यूज भी अब सामने खड़े होंगे। देखिए जिस तरह जो साहब बेहतर भी जानते होंगे, जो आपके साथ गेस्ट बैठे हैं स्टूडियो के अंदर, कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कुछ एक तो फंडामेंटल्स होते हैं और दूसरी तरफ एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की और अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। तो एक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक फंडामेंटल है कि प्रो इजराइल है, और वो चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो। दूसरा आप ये देख लीजिए जो फर्क अभी आएगा वो यूक्रेन की जंग पे आएगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान शुरू हुई है, और नेटो अरकान मेंबरान जो है वो उसके अंदर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं या इन्वॉल्व हैं, उनको बड़ी फिक्र लायक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है
वो माजी में अपनी 2016 के दौर के अंदर भी काफ़ी तनकीद की थी, नुक्ताचीनी की थी कि भाई ये नेटो के जो सारा डिफेंस जी। बजट है वो अमेरिका के कंधों पर क्यों है। तो यूरोप के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर एक ये कंसर्न होगा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इसको निपटना कोई इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के अंदर जंगबंदी वो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, खास तौर पे उनकी अमेरिकन मुस्लिम्स के या अरब वर्ल्ड में जहाँ पे शोले जो हैं वो जंग के ठीक है। भड़क रहे हैं, या चिंगारियां ईरान और लेबनान और सीरिया और इराक तक महसूस हो रही है। तो मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी रहेगी, लेकिन डोमेस्टिक इश्यूज जो है वो इलेक्शन के आउटकम पे या रिजल्ट पे काफी हैवी हावी होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो जौहर साहब, जो पिछले उन्होंने कुछ फैसले अपने टेन्योर में किए थे और उसमें स्पेशली जो अमेरिका को पेरिस माहौलियाती मुआहदे से और ईरानी जौहरी मुआहदे से जो अलग किया गया था, उसके साथ साथ अमेरिकी सिफारत खाना तल अवीव से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल किया, मुल्क में रिकॉर्ड टैक्स छूट दी, चीन से तिजारती जंग छेड़ी और शिमाली कोरिया में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी सदर बने। ये वो तमाम इकदाम थे जो उन्होंने अपने पहले टेन्योर में किया था। अब उसको वो कुछ इसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे या लग रहा है आपको कि नहीं वही चीज़ें जारी रहेंगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। बस मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि अभी तक इस इलेक्शन में जो नंबर सामने आए हैं 20 मिलियन वोट पिछले इलेक्शन से कम है। शायद अगले कुछ दिनों में 5 मिलियन ऐड हो जाए, लेकिन फिर भी 15 मिलियन कम होगा पिछले इलेक्शन से, तो काफ़ी ज़्यादा वो वोट है। अब जो आपने सवाल कहा वो एक बिल्कुल, जब ट्रंप थे उनकी फॉरेन पॉलिसी जो उनसी है वो बहुत मुख्तलिफ थी उनसे पहले डेमोक्रेट्स की फॉरेन पॉलिसी से, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने की। एक तो उन्होंने पेरिस अकॉर्ड जो है जिसमें पूरी दुनिया का इत्तेफाक था, उससे उन्होंने विड्रॉ कर दिया। फिर ईरान न्यूक्लियर डील जो है, जो अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर बहुत सालों के बाद जो है ना वो किया था, उससे भी विड्रॉ कर गए। फिर उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड्स, आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने किए। और अब्राहम अकॉर्ड्स की जो बात थी उसमें उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर जी, तो उन्होंने उसमें काफ़ी डिप्लोमेसी अपनी, ज़ाहिर है वो जोइश हैं तो उनके अपने ताल्लुकात थे, उन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा एक किरदार अदा किया। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसका जो चैलेंज था वो ये था कि उसमें फ़लस्तीनियों को शामिल नहीं किया गया। जिन अरब मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए गए, तो उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन को, जो फ़लस्तीनियन इशू है, इसको बिल्कुल साइड पे रख दिया गया। तो उसकी वजह से वो फ़लस्तीनी नाराज़ हुए, बल्कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि उसी की नाराज़गी की वजह से लेटर ऑन उन्होंने कुछ डेस्परेट एक्ट्स भी किए, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई। अभी भी देखें, उनका नेतन्याहू के साथ उनके पर्सनल रैपो इस तरह की है कि नेतन्याहू ने अभी उनको अपना बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड का, उन्होंने कहा कि बेस्ट जो है ना अमेरिका में, इससे ज़्यादा कोई हमारा करीबी दोस्त नहीं था एज अ प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ है। तो वो आपस में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं और सारा जो है एक बहुत ही उनके करीबी ताल्लुकात हैं और बड़े अच्छी एक रेपो है। तो जो ट्रंप की पॉलिसी जो होगी मिडल ईस्ट पे, वो अब देखें प्रो इजरायली तो दोनों की होती है, डेमोक्रेट्स की भी और रिपब्लिकन्स की भी, क्योंकि इसराइल जो है वो उसकी सिक्योरिटी जो है वो कहते हैं कि जी उनकी खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। लेकिन ट्रंप जो है वो एक कदम ज़्यादा है उनकी डेमोक्रेट से भी। इसके मुकाबले में जो कमला की थी, हैरिस की जो पॉलिसी थी, वो थोड़ी सी नुआंस थी। वो ये कहती थी कि नहीं ठीक है, इजराइल की सिक्योरिटी तो हमारा वो बिल्कुल कॉर्नरस्टोन है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन साथ ही साथ हमने नहाते फ़लस्तीनियों को भी बचाना है। तो ट्रंप जो है उन्होंने तो एक मौके पे ये कहा उनको, नेतन्याहू को, कि जो भी आपने करना है करें बस, लेकिन इसको जल्दी करें। तो वो अब आगे भी वो अपनी वही पॉलिसी जो है अब्राहम अकॉर्ड्स वाली, वो प्रॉब्ली शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है, अब जो दूसरे मुल्कों के साथ, चाइना के साथ अगर बात करें, तो उस पर उनकी टोन बहुत ही एग्रेसिव है। पिछली बार उन्होंने ये किया था कि टैरिफ्स काफ़ी सारे इम्पोज किए थे चाइना पे। इस बार वो ये कह रहे हैं कि मैं 50 से 60% तक टैरिफ इम्पोज कर दूंगा। और अगर वो ये वाकई कर देते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देगी, बल्कि शायद पाकिस्तान के लिए भी कोई चैलेंजेस पैदा कर दे। बिकॉज आपको पता है हमारा चीन के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही क्लोज और बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो फॉरेन पॉलिसी में उनके जो स्टेप्स हैं बहुत डेयरिंग होते हैं, पर एटलीस्ट वो बहुत चैलेंज, इसी तरह यूरोप में उन्होंने जो किया वो भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वो नेटो के कोई इतने बहुत ज़्यादा पुरजोश हामी नहीं है, और इसी तरह वो यूरो अटलांटिक अलायंस के भी नहीं। अवैध साहब, ये जो बात की इन्होंने कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से उसमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जब से ये इलेक्शन शुरू हुए हैं ये डिबेट बहुत चल रही है, कैमला आती हैं या ट्रंप आते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस्लामाबाद से अमेरिका की पॉलिसी को या अमेरिका को या दुनिया को देखने का अच्छा मुख्तलिफ होता है।
और माजी में अगर आप देखें और यहाँ से अमेरिका में बैठ के वाशिंगटन से देख के आपको शायद दुनिया को या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को देखने का या अमेरिका की पॉलिसी को देखने का शायद मुख्तलिफ अच्छा होता है। और ये मैंने खुद ज़ाती तौर पर महसूस किया है। देखिए पाकिस्तान का ट्रेडिशनली बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का, चाहे वो जनरल अयूब हो, चाहे जनरल ज़िया हो, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो फर्स्ट अफगान वॉर हो, रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों से रहा है। या 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का रहा, चाहे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो या रोनाल्ड रेगन हो या जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, हर एक के साथ ताल्लुक रहा है। लेकिन वो ताल्लुक गहरा, स्ट्रेटेजिक टाइज भी रही है, डिफेंस टाइज भी रही है, मिलिट्री टाइज भी रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई सदमोरी हो जाएगी या बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, लेकिन तरजीहात में मुझे लगता है कि वो माजी के रिश्ते या ताल्लुक की वो शिद्दत और हिद्दत मुझे महसूस नहीं होती, और वो शायद पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी वो महसूस नहीं होती होगी, क्योंकि तरजीहात में अब यूक्रेन की जंग है, मिडल ईस्ट का इशू है, फिर चाइना को लेके जाहिर बात है रशिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उसको लेके ब्रिक्स का जो एक फोरम खड़ा हुआ है, अगर आप उसको ग्लोबल साउथ का कहें, तो बहुत सारे इश्यूज के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, लेकिन उसकी तरजीहात में नीचे है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर जंग बढ़ जाती है और उसको ईरान को लपेट में ले लेता है, जिसके चांसेस बिल्कुल कम है, तो फिर पाकिस्तान के लिए मसले भी खड़े हो सकते हैं और इम्पोर्टेंस भी हो सकती है, क्योंकि मगरबी ममालिक चाहेंगे कि पाकिस्तान एक रोल प्ले करे, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, बीइंग अ नेबर टू ईरान, बट बीइंग अ क्लोज अलाइ टू चाइना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स कि विच साइड जो है वो किस साइड पे चले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, but that has been a case for many decades now. लेकिन अवैध साहब, अब जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिस तरह पाकिस्तान अपने आप को, अपना इमेज बेहतर कर रहा है, पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिक्स में और रीजन वाइज जो है अपना एक किरदार अदा कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात या पाकिस्तान को देखता है अमेरिका, वो सिक्योरिटी तनाजुर में ज़्यादा देखता है। देखिए, तिजारत की हकीकत तो यह है कि तिजारत की बड़ी मंडी जो है अमेरिका है, पाकिस्तान की इस वक्त भी एज वी स्पीक। लेकिन देखिए, वो आप सही कह रही है कि एक मिलिट्री टाइज और डिफेंस टाइज हमेशा रहे हैं ट्रेडिशनली तौर पे, लेकिन एक चीज होती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जिस तरह रिस्पेक्टेड गेस्ट ने भी कहा और मैंने भी अर्ज किया आपसे पहले इस प्रोग्राम के दौरान, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। तो ये पाकिस्तान को और हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी को एब्जॉर्ब भी करता है और कॉन्टोर्स को रिकैलिब्रेट भी करता है, जो दुनिया में ग्लोबल जो नई जहतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। तो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स पे है या पॉलिसी मेकर्स पे है और सियासी और अस्करी क़यादत पर है कि किस तरीके से वो अपना रिकैलिब्रेट करते हैं और ग्लोबल रेलेवेंस किस तरह बनाते हैं। सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बनाएंगे या फिर दूसरे तरीके से रिकैलिब्रेट करेंगे आपको। तो ये एक लंबी बहस है, लेकिन होता यही अमूमन यही है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं उसमें फाल किरदार शायद अदा ना कर सकती हो, जो उसके नाकदीन का मानना है। दूसरी जानिब करीबी देख लीजिए कि इंडिया का जो चाइना के साथ 2020-21 के अंदर जो बॉर्डर टेंशन हुई, तो उसके बाद इंडिया का झुकाव और ज्यादा हो गया। नरेंद्र मोदी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए, रेड कार्पेट मिला, ज्वाइंट सेशन से खिताब किया। तो अब अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी, जाती राय में दी है कि मैं समझता हूँ कि उनका एक स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ती जा रही है इंडिया के साथ, और वो चाइना को के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को भी लेके, लेकिन साथ में आखिरी जुमला ये मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ सर्दमौरी नहीं है, तरजीहात में कहीं कमी है, और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स अब इसको किस तरह रिकैलिब्रेट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अवैध साहब आपका बहुत शुक्रिया, जौहर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ नाजरीन, और जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब अब 47वें सदर बन चुके हैं और हल्फ उठाएंगे 2025 जनवरी में, पाकिस्तान ने जिस तरह उनको वेल विश किया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।